नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये ज्योग्राफी का वीडियो है और ये भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस वीडियो में आप भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित 25 क्वेश्चन को देखेंगे। अभी देखिए, अभी एग्ज़ाम का समय है। आने वाले समय में आपका बिहार पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम है, उसके बाद बीएसएससी का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम है। तो बहुत सारे एग्जाम हैं, रेलवे का एग्जाम है। तो मैं कहूँगा कि समय को बर्बाद ना करें, साथ साथ तैयारी को अच्छा रखें। 10 मिनट समय निकाल कर जो मैं 25 क्वेश्चन डालता हूँ उसे जरूर देखें। यकीनन मैं कहता हूँ आपके एग्जाम में ये बहुत मददगार साबित होगा। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। देखिए, बरसात का जैसे ही मौसम समाप्त होता है तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ठंड के दिन में भी वर्षा हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? पहला, स्थानीय झंझावात, उसके बाद लौटता मानसून, सी में है आपका पश्चिमी विक्षोभ और डी में है पूर्वी विक्षोभ। तो इसका सही उत्तर होगा जो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन समय में जो वर्षा होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी भाग में भारत में वर्षा हो जाती है शीतकालीन के समय। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो भारत में अगर सबसे न्यूनतम वर्षा देखा जाए तो लेह में होता है। कहाँ? तो लेह में कितना, 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच औसत बारिश होती है। तो यह एक तरीके से वाइट डेजर्ट भी कहा जाता है लेह को। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी भारत में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो वन पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा देश का क्षेत्रफल में कौन सा वन पाया जाता है? ऑप्शन ए है पर्वतीय वन, ऑप्शन बी है सदाबहार वन, ऑप्शन सी है पतझर वन और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय वन। तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ना वो पतझर वन पाए जाते हैं और यह लगभग भारत के कुल वन का 65.6% भाग जो है ना, लगभग ये आपका पतझर वन ही है। यानी कुल जो आपका देश में वन पाए जाते हैं उसमें 65.6% भाग क्या है? पतझर वन है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पर्वतीय वन, ऑप्शन बी है सदाबहार वन, ऑप्शन सी है पतझर वन और ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। तो दलदलीय अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। और इसमें सुंदरी जो है ना, सुंदरी प्लांट भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? ऑप्शन ए है पनामा जल संधि, ऑप्शन बी है स्वेज जल संधि, ऑप्शन सी है डोबर जल संधि और ऑप्शन डी है बेरिंग जल संधि। यानी आपने देखा होगा, अगर ग्लोब में देखा होगा तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, वो एक लाइन तो जिगजैग है, कहीं कहीं पे टेढ़ा लाइन किया गया है। और ये जो है ना, ये इस लाइन के पैरेलल जो है ना एक लाइन जो है ना, जो बोलते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय जल संधि, वो कौन सी है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा बेरिंग जल संधि। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का का भाग है और ये रसिया का भाग जो है ना, इन दोनों के बीच में यही जल संधि जो है ना बेरिंग जल संधि है। और यही जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर
स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है पनामा जल संधि, ऑप्शन बी है डेविस जल संधि, ऑप्शन सी है डोवर जल संधि और ऑप्शन डी है बेरिंग जल संधि। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो डेविस जल संधि है। कौन जल संधि है? तो डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? ऑप्शन ए है जिब्राल्टर, ऑप्शन बी है डेविस जल संधि, ऑप्शन सी है डोवर जल संधि और ऑप्शन डी है बेरिंग जल संधि। तो देखिए सॉरी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि इसे कहा जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो अफ्रीका के सबसे उत्तर वाले भाग, मोरक्को के जस्ट उत्तर और यूरोप के जस्ट दक्षिण यानी पुर्तगाल के आसपास का जो भाग जो है ना, वो भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन में जो जुड़ता है, उसको अगर ढंग से देखिएगा तो वहां पे आपको जो पार्ट है उसे जिब्राल्टर की संधि कहा जाता है। और यही जिब्राल्टर की संधि जो है ना, इसी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अभी तक के मुताबिक विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कतर और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा तेल रिजर्व जो है ना, ये वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में। और यही वेनेजुएला जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, यही वेनेजुएला में है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा तेल रिजर्व जो है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा तेल रिजर्व वेनेजुएला में ही है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, खनिज तेल का काफी संरक्षित भंडार होते हुए कौन सा देश इसका आयात करता है? ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन भी है। देखिए, कोई देश ऐसा होगा जिसके पास पहले से ही तेल का भंडार है, बहुत मात्रा में तेल का भंडार है, फिर भी वह तेल को खरीदता है। तो ऐसा कौन सा देश है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है कतर और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, वो तेल का भंडार होते हुए भी तेल का आयात करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कजाकिस्तान है। कौन सा है? कजाकिस्तान है। और इससे पहले आप देखे होंगे तो पुराने समय में, मतलब कुछ वर्ष पहले जो था ना, वो प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। लेकिन अभी वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का उत्पादक देश जो है ना, वो कजाकिस्तान है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी, ऑप्शन सी है रूपांतरित और ऑप्शन डी है कयांतरित। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर से जब द्रव पदार्थ यानी मैग्मा जो है ना, मैग्मा पिघल के जब बाहर आता है तो रॉक का निर्माण होता है। और वैसे मैग्मा जो है ना, वो वातावरण यानी पर्यावरण के क्षेत्र में आने से, यानी एटमॉस्फेयर के क्षेत्र में आने से वो जल्दी से ठंडा होता है और वह इग्नियस रॉक का निर्माण करता है, यानी आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर की बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन ए है अंतः केंद्र, ऑप्शन बी है मूल केंद्र,
ऑप्शन सी है उत्केंद्र और ऑप्शन डी है मध्य केंद्र। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यह पृथ्वी है, यहां पे भूकंप हुआ, भूकंप इस क्षेत्र में हुआ, तो इसके सीधे ऊपर वाले जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इपीसेंटर कहा जाता है। इपीसेंटर का मतलब हो गया उत्केंद्र, है ना। पृथ्वी का जो इपीसेंटर, भूकंप का जो सतह पर जो सबसे सतह पर जो जिसके सामने आता है, तो वो आपका उत्केंद्र या इपीसेंटर इसको कहा जाता है। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है लोकताक, ऑप्शन बी है बड़ा पानी, ऑप्शन सी है भीमताल और ऑप्शन डी है उलर झील, है ना। तो विश्व में सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो कौन सा है? वुलर झील है। और ये कहाँ है? तो J&K, जम्मू एंड कश्मीर में आपका वुलर झील है। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो उमियम झील जो है ना वो आपका कहाँ है? तो ये मेघालय में स्थित है। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1991। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो वन नीति की घोषणा की गई थी वो आपका 1981 में किया गया था, याद रहे। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1988 में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है शिमला। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ना वो आपका देहरादून में स्थित है। अभी इस बार बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था कि वो आपका जो मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन क्षेत्र का जो है ना मुख्यालय वो शिमला में था। तो ये अभी 71 बीपीएससी में पीटी में यह क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य है ना। यानी कहने का मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे वनों का प्रतिशत जो है ना वो सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जो है वो मिजोरम है और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो भारत में अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा क्या है ना, परसेंटेज वाइज में सबसे ज्यादा आपका वन है। अगर क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश है और परसेंट के हिसाब से आपका मिजोरम है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पनामा नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? यानी जो पनामा नहर है, अगर पनामा नहर को देखा जाए, आप उत्तरी अमेरिका को जब देखेंगे तो मैप में, तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए है पनामा, ऑप्शन बी है कोलोन, ऑप्शन सी है गाटून और ऑप्शन सी है मिराफ्लोरेंस, है ना। तो पनामा के उत्तरी सिरे पर कोलोन बंदरगाह है। कौन है? कोलोन बंदरगाह स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन कौन सा है? यानी उत्तरी पर तो आपने देखा कि कोलोन है और दक्षिणी पे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी सिरे पर, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन यानी कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन ए है पनामा, ऑप्शन बी है कोलोन, ऑप्शन सी है गाटून और ऑप्शन, याद कि ये पतन ऐसे होना चाहिए था,
उसके बाद मिराफ्लोरेंस है ना। तो पनामा के दक्षिणी सिरे पर जो स्थित है वो पनामा ही जो बंदरगाह है वही स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए है पनामा नहर, ऑप्शन बी है स्वेज नहर, ऑप्शन सी है कील नहर और ऑप्शन डी है सू नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है ना वो स्वेज नहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वेज नहर को कहा जाता है। यह जो है ना यह मिस्र में, कहाँ? मिस्र में है और यह 1858 में इसकी कार्य शुरू की गई थी। यानी स्वेज नहर की खुदाई जो है ना वो फ्रांस की मदद से 1858 ईस्वी में शुरू की गई थी और इसे पब्लिक के लिए जो चालू किया गया था वो कब किया गया था? तो ये आपका 1869 ईस्वी में, याद रहे 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को चालू किया गया था। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है। ऑप्शन है 2 गुना, ऑप्शन बी है 3 गुना, ऑप्शन सी है 4 गुना और ऑप्शन डी है 5 गुना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के क्षेत्र में जो शिक्षित क्षेत्र यानी सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो लगभग 4 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4 गुना बढ़ा है। याद रहे लगभग 4 गुना। यानी जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग आपका 22.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि थी जो जिसमें सिंचाई की जाती थी और अब जो है ना वो 90 मिलियन से ज़्यादा 90 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि जो है ना जिस पर खेती की जाती है। तो लगभग 4 गुना जो है ना स्वतंत्रता के बाद भारत में सिंचित क्षेत्र यानी सिंचाई वाला क्षेत्र जो है ना वो बढ़ा है। कितना? 4 गुना बढ़ा है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ना ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। ध्यान में रहे, कहाँ? भारत के केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत का कौन सा राज्य है जहां पे जनसंख्या तीव्र गति से जो है ना वो वृद्धि कर रहा है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है वो मेघालय में हो रहा है और यहाँ पे कितना? तो 27.82% जनसंख्या जो है ना ये 2011 का जनगणना बताता है कि मेघालय में इतना प्रतिशत जो है ना वो जनसंख्या तेजी से बढ़ा है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है बांगर मिट्टी, ऑप्शन बी है खादर मिट्टी, ऑप्शन सी है कल्लर मिट्टी और ऑप्शन डी जो है ना वो रेगुर मिट्टी है। अब देखिए ध्यान में रहे, गंगा के मैदानी क्षेत्र में 2 तरीके के मिट्टी पाई जाती है। एक नई मिट्टी जो आती है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं, नई मिट्टी को, ये नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहती है, जबकि पुरानी कछाड़ी मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांगर इसका उत्तर हो जाएगा। बांगर मिट्टी जो है ना वो गंगा के मैदानों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी जो है ना वो बांगर मिट्टी कहलाती है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हेरिंग पोंड के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो हेरिंग पोंड के नाम से जो है ना वो अटलांटिक महासागर को जाना जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी भाग है उन क्षेत्रों में मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसे हेरिंग पोंड के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, हेरिंग पोंड किस लिए इसे कहा जाता है?
तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में मत्स्य उत्पादन का केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण इसे हेरिंग पॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। 25 के 25 क्वेश्चन जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। अभी मैं रिसेंट की बात बता रहा हूँ, अभी मैं 11th का जो क्वेश्चन देखा हूँ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो आपका जो बिहार बोर्ड से छप के आया था त्रैमासिक एग्जाम का, मेरे ज्योग्राफी के वीडियो से 100 का 100 क्वेश्चन उसी से था। अब कैसे वो तो भगवान जाने, लेकिन मैं क्वेश्चन वैसा डालता हूँ एनसीईआरटी टाइप का या आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन वैसा इंपॉर्टेंट डालता हूँ कि लगभग क्वेश्चन आपका टैली कर जाता है। तो यह जो है ना, ये आपका खास करके 11th-12th का जो एग्जाम जो होने वाला है आर्ट्स पेपर का, उसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी क्वेश्चन इसमें बहुत टैली करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों में लिंक को भी शेयर करें, जिससे क्या है होगा कि ये हमारे लिए रामबाण का काम करेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।